दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान। दोस्तों आज शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से। दोस्तों ये एक न्यूज़ चैनल है, इसलिए आप लोग हमारी न्यूज़ को धैर्यपूर्वक पूरा देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं? दोस्तों नई दिल्ली का जंतर मंतर का इलाका प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, लेकिन बुधवार से यहाँ एक खास विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री यहाँ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि उनके राज्य केंद्र के वित्तीय अन्याय का शिकार हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों की अगुवाई करेंगे, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों इस प्रदर्शन की गूंज तमिलनाडु में भी सुनाई पड़ सकती है। यहाँ सत्तारूढ़ डीएमके के कार्यकर्ता पहले से ही केंद्र सरकार के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी मामला केरल से अलग नहीं है। दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 राज्यों की मांग लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया में इसे लेकर माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसे कैंपेन हैशटैग भी चल रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने इस हैशटैग को अपनाते हुए अखबारों में पूरा पेज यानी फुल पेज विज्ञापन दिया है। दक्षिण के इन राज्यों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि वित्तीय तौर पर कमजोर राज्यों को बेहतर स्थिति वाले राज्यों के टैक्स कलेक्शन का पैसा क्यों मिल रहा है। उनका कहना है कि केंद्र राज्य को वित्तीय संसाधन देने का जो तरीका अपनाता है उसे बदलना चाहिए ताकि बेहतर माली हालात वाले राज्यों को नुकसान न हो। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसे समझाते हुए बताया, अगर केंद्र का बजट का आकार बढ़ता है तो राज्य को दी जाने वाली राशि अनुदानों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त पैसा क्यों दिया जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि कर्नाटक केंद्र को 100 रुपये देता है, लेकिन उसके बदले में 12 या 13 रुपये ही मिलते हैं। केंद्र सरकार सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता है कि भारत की दक्षिणी और पश्चिमी राज्य उत्तर के राज्यों से ज़्यादा अमीर हैं। इसके अलावा ये मानव विकास सूचकांक में भी ऊपर हैं। सिद्धारमैया ने कहा, जंतर मंतर पर होने वाला विरोध प्रदर्शन राजनीतिक नहीं है। यह बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यह राज्यों के हितों की रक्षा का सवाल है। मौजूदा व्यवस्था का दक्षिण के राज्यों पर क्या है असर? दोस्तों राज्यों का कहना है कि राज्यों को वित्तीय संसाधन देने का मौजूदा फार्मूला 14वें और 15वें वित्त आयोग का बनाया हुआ है। इस फार्मूले से राज्यों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। राज्यों का जितना हक बनता है उतना पैसा केंद्र से उसे नहीं आ रहा है। केंद्र राज्यों को इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, डीजल, पेट्रोल, सेस और सरचार्ज वसूलता है। सरचार्ज की दर ज़्यादा है, लेकिन केंद्र इस वसूली से काफ़ी कम पैसा राज्यों को देता है। 2 वित्त आयोगों के कार्यकाल के बीच कर्नाटक के लिए वित्तीय आवंटन 4.71% से घटकर 3.64% पर आ गया था, जबकि उसने पहले 42 और फिर बाद के कार्यकाल में 41% टैक्स दिया था। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स 4,34,000 करोड़ रुपए उसने दिए थे। कर्नाटक का यह भी कहना है कि इस वित्त वर्ष में उसका घाटा 62,098 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2017 और 19 से लेकर अब तक कर्नाटक को 1,87,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा में बयान दिया है। वहीं सोमवार को राज्य का बजट पेश करते हुए उन्होंने आगे कहा, राज्य और केंद्र के बीच टैक्स का जो बंटवारा होता है वो राज्यों को दिया जाता है। इसके हिसाब से 10वें वित्त आयोग के समय में केरल को 3.87% हिस्सा मिलता था, लेकिन 14वें वित्त आयोग में ये 2.5% हो गया।
और 15वें वित्त आयोग में ये गिरकर 1.925% पर आ गया है। वहीं केरल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अभी देश के सबसे ज़्यादा है और उसने आबादी की बढ़ोतरी को नियंत्रण भी कर रखा है, लेकिन केरल को उसकी सज़ा क्यों मिल रही है? बालगोपाल ने कहा कि राज्य की ओर केंद्र को दिए जाने वाले हर 65 रुपये के बदले उन्हें मात्र 35 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन केरल की ओर से वसूले गए 89 रुपये के टैक्स के बदले उन्हें सिर्फ 21 रुपये ही मिल रहे हैं। यानी केंद्र की ओर से 100 रुपये में से केवल 21 रुपये मिल रहे हैं। यूपी को 46 रुपये मिल रहे हैं, बिहार को 70 रुपये मिलते हैं। ये आंकड़े आरबीआई के हैं। क्या इससे भी बड़ा कोई और सबूत होना चाहिए? क्या झगड़े की जड़ सिर्फ यही है? दोस्तों, क्या केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की यह एक वजह है? बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल कर्नाटक ने अपने यहाँ के 234 तालुकों में से 130 में सूखा पड़ने की बात कही थी। केंद्रीय टीम ने इस पर एक रिपोर्ट सौंपी थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली एक कमेटी को पैसा आवंटित करने यानी बांटने का निर्णय लेना था। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। सिद्धारमैया कहते हैं, हमें 35,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लिहाजा हमने इस हिसाब से 17,901 करोड़ रुपए मांगे थे। ये सितंबर 2023 की बात है, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पी. विजयन को चिट्ठी लिखी है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को काफ़ी कम पैसा मिल रहा है। जीएसटी के बाद तमिलनाडु को हर साल 20,000 करोड़ रुपए कम मिल रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने के वक्त राज्यों के घाटे की भरपाई का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रही है। वहीं संक्षेप में कहा जाए तो केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता को कमज़ोर कर देना चाहती है। इसका इरादा यही है कि राज्य अपनी विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा ना जुटा पाए। प्रगतिशील रुझान वाले राज्यों को मिलकर केंद्र की इस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। आगे सिद्धारमैया कहते हैं कि खुद 15वें वित्त आयोग ने माना था कि कुछ राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने इन राज्यों को 5,495 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने आगे कहा, केंद्र को भेजी गई अंतिम रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर दिया। सीतारमण कर्नाटक से ही हैं, राज्यसभा पहुंची हैं। सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि टैक्स कलेक्शन का पैसा बांटने का तरीका किसी भी सनक पर नहीं बदला जा सकता। ये एक तंज जैसा है। उन्होंने कर्नाटक सरकार की ओर से किए गए चुनावी वादों की याद दिलाई। उनका कहना था, इसी की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति का दबाव बन गया है। सीतारमण के बयान पर सिद्धारमैया ने पलटवार किया। नीति आयोग के सीईओ के वित्त आयोग पर हावी होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को ओर से इशारा किया था। कर्नाटक को मिलने वाला 5,495 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान खारिज कर दिया सिद्धारमैया, जबकि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा राज्य का सहायता अनुदान भी घटाया जा रहा है। अपर भद्र सिंचाई परियोजना का 5300 करोड़ रुपए का बजट या आवंटन भी खत्म हो रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वित्त आयोग की स्वायत्तता सिर्फ कहने की बात रह गई है? लेकिन उनके पूर्ववर्ती बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया पर सीधे हमला बोल दिया। उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार सूखे से पीड़ित किसानों के लिए एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। येदियुरप्पा ने कहा, उनके मुख्यमंत्री बयान में ये साफ हो गया कि राज्य सरकार लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को दी गई गारंटियां बंद करने वाली हैं। लगता है कि अब वो इसकी ज़मीन तैयार कर रही है। बोम्मई ने कहा कि सिद्धारमैया जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई बयां नहीं करते हैं। दोस्तों, तो फिर असली समस्या कहाँ है? दोस्तों, समस्या उन सिद्धांतों में है जिनके आधार पर वित्त आयोग केंद्र का पैसा राज्यों को देता है। एक तरीका है केंद्र की ओर से
राज्यों का पैसा भेजा जाने वाला है। इसके अलावा क्षैतिज बंटवारे का भी सिद्धांत है। इसमें ये उम्मीद की जाती है कि अमीर राज्य गरीब राज्यों की मदद करते रहे। इस फार्मूले को डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि गरीब राज्य अमीर राज्यों के प्रति व्यक्ति आमदनी और जीडीपी या जीएसटीडीपी से कितनी दूरी पर खड़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर नरेंद्र पाणी कहते हैं, सवाल ये है कि सिस्टम बना रहना चाहिए या नहीं। सिद्धारमैया इसे चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि सभी दक्षिण भारतीय राज्य इसी चुनौती दे रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, ये कम विकसित राज्यों के लोगों के रोजगार का भी मामला है। अगर आप फार्मूले पर चोट करेंगे तो गरीब राज्यों के लोगों पर उस आफत आ जाएगी। पैसा बांटने का फार्मूला वित्त आयोग बनाता है, यानी वित्तीय आयोग बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या वित्त आयोग कोई नया फार्मूला बनाएगा भी। लेकिन प्रोफेसर पाणी ने यह भी कहते हैं वित्त आयोग के सदस्यों को तो केंद्र ही चुनता है। गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन तिरुवनंतपुरम के पूर्व निदेशक डॉक्टर डी नारायण ने बीबीसी हिंदी से कहा कि वित्त आयोग ने एक चीज को मानने से इनकार कर दिया है और वो ये है माइग्रेशन जो लॉकडाउन में हुआ था, यानी लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। क्या वित्त आयोग को इन राज्यों को पैसा नहीं देना चाहिए जहां वो लोग तुलनात्मक तौर पर सेवाएं, यानी इनमें प्रवासी भी शामिल हैं, दे रहे हैं। अगर इन प्रवासियों को अच्छी सेवा चाहिए तो वित्त आयोग को इन राज्यों को पैसा देना चाहिए। वो इस विकट समस्या की ओर से इशारा करते हैं जिसका 16वें वित्त आयोग को सामना करना है। 16वें वित्त आयोग का गठन पिछले ही सप्ताह हुआ है। दोस्तों आगे नारायण कहते हैं पिछले 15-16 साल से जनगणना नहीं हुई है देश की। ये वो दौर है जब माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पिछले 6-7 साल से दक्षिण की ओर कामकाज के लिए जाने वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ के राज्यों में औद्योगिकरण शहरीकरण की रफ्तार काफ़ी तेज है। लेकिन दुर्भाग्य से इस रुझान को ना तो पिछले आयोग ने स्वीकार किया और ना ही अब केंद्र ने, क्योंकि कोई भी आंकड़ा उनके लिए एलर्जी की तरह है। डॉक्टर नारायण आगे कहते हैं दक्षिण के राज्यों को केंद्र को ये बताना चाहिए कि प्रवासियों की गणना ना करके हम हिंदी प्रदेशों के लोगों का कोई भला नहीं कर रहे हैं। ये लोग भी अपने ही देश के हैं। विरोध करने से अच्छा है कि ये राज्य केंद्र को ये बात बताए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वित्त आयोग के फैसले साल 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। फिलहाल एमएस रमैया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में स्कूल इकोनॉमिक्स के एडवाइज़र और प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस नारायण कहते हैं राज्यों को इस बात को ये मानना होगा जो प्रवासी लोग काम करते आ रहे हैं वह इनके लिए संपत्ति बना रहे हैं। राज्यों को उनके लिए घर बनाना चाहिए और इसका पैसा केंद्र से मांगना चाहिए। दोस्तों दक्षिण के राज्य क्यों चिढ़े हुए हैं? लेकिन जब केरल के प्रवासी कामगारों के लिए घर बनाना शुरू किए तो उसके सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई। केरल को कहा गया कि वो बेघरों के लिए बनाए जा रहे घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है लिखें। केरल के स्थानीय स्वशासन और उत्पाद शुल्क मंत्री एमबी राजेश ने बीबीसी हिंदी से कहा केंद्र इन घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने पर जोर देता रहा। हमने केंद्र से इस निर्देश को मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद नागरिकों को मानवीय गरिमा के साथ रहने की गारंटी देता है। आगे वो कहते हैं असल बात यह है कि केंद्र शहरी और ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के पूरे पैसे नहीं दे रहा है। पिछले साल राज्य में इसके लिए 17,103 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि केंद्र ने सिर्फ 2,083 करोड़ रुपए दिए हैं। साफ है कि केंद्र का योगदान काफ़ी कम है। एमबी राजेश ने नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर इस बारे में पुनर्विचार करने को कहा था। वो कहते हैं हम इन मकानों में किसी और योजना का नाम नहीं लिखना चाहते थे लेकिन पुरी ने अब तक हमारी चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं दिया है। यानी देखा जाए तो काम कोई और करेगा और मलाई प्रधानमंत्री खाएंगे। इसका तो निष्कर्ष यही निकलता है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।